रात के 12 बजे गोपाल जी अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। थोड़ी देर बाद आराम से कमरे से निकले और रसोई में जाकर डिब्बे खंगोल कर कुछ खाने को ढूंढने लगे। गोपाल जी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जब किसी भी डिब्बे में कुछ खाने को नहीं मिला तो गोपाल जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी चारपाई पर लेट गए। भूख के मारे नींद तो आ नहीं रही थी, तो कभी लेट जाते तो कभी फिर से उठकर बैठ जाते और जल्दी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। 75 वर्षीय गोपाल जी के कमरे में एक पंखा भी नहीं था। उनका बेटा और बहू एसी चलाकर आराम से सो रहे थे। कल रात बेटे के ऑफिस में पार्टी थी तो बहू भी उसके साथ ही गई थी और वहीं दोनों खा पी कर आए थे। बहू जब सुबह बेटे के साथ पार्टी में गई थी तो गोपाल जी के लिए रात की 2 बासी रोटी और दाल रसोई में रख कर गई थी। करीब सुबह के 11 बजे बेटा और बहू दोनों तैयार होकर पार्टी के लिए घर से निकल गए। उनके जाने के बाद गोपाल जी ने पूरे घर की सफाई की, क्योंकि जाने से पहले बहू बोल कर गई थी कि घर गंदा नहीं मिलना चाहिए। काम करके गोपाल जी थक गए और उन्हें भूख भी लगने लगी थी। उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और रसोई में खाना लेने चले गए। जैसे ही रसोई से निकल रहे थे, अचानक से उनके हाथ से खाने की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। दाल और रोटी दोनों ही ज़मीन पर फैल गई। बेचारे गोपाल जी को रोज़ खाने के लिए बासी रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन आज तो उन्हें वह भी नसीब नहीं हुई। देर रात बाद जब बेटा बहू घर पहुँचे तो गोपाल जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि बहू से 2 रोटी अपने खाने के लिए बनवा ले या कुछ हल्का फुल्का ही मांग ले, क्योंकि बहू बड़े ही क्रूर मिजाज की थी। उसे गोपाल जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे अपने ससुर की वो 2 बासी रोटी भी बड़ी भारी लगती थी। दरअसल गोपाल जी की पत्नी शांति जी का निधन काफ़ी पहले समय हो चुका था। गोपाल जी के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मीरा और छोटा बेटा अजय। दोनों की शादी हो चुकी है। उनका बेटा अजय, जो कि अपनी पत्नी अंजलि का पूरा गुलाम है, उसे अपने पिता से कोई लेना देना नहीं है। उसकी पत्नी चाहे उसके पिता को रोटी दे या ना दे, उस बात से उसे कोई मतलब नहीं है। गोपाल जी की बेटी मीरा, जो कि बहुत अच्छे संपन्न घर में ब्याही थी, पहले वह अपने पिता का हाल चाल पूछने मायके आ जाया करती थी, लेकिन जब से उसके पति का ट्रांसफ़र शहर में हुआ है तब से उसका भी कम ही आना होता है। वह शहर जाने से पहले गोपाल जी को एक छोटे वाला फ़ोन देकर गई थी, उनका हाल चाल जानने के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद बहू ने उनसे वह फ़ोन छीनकर अपने पास रख लिया। जब फ़ोन था तो अपनी बेटी से अपना हाल चाल बता दिया करते थे, लेकिन अब तो बेटी से बात किए भी काफ़ी समय हो गया था। बहू खाने को जैसा दे देती थी, गोपाल जी वैसा चुपचाप खा लेते थे। बहू उन्हें कभी भी ढंग का खाना नहीं देती थी। हमेशा उनके हिस्से में रात की बची सब्जी और बासी रोटी ही आती। बेचारे गोपाल जी को सुबह का खाना शाम और शाम का खाना सुबह को खाने की आदत पड़ गई थी। लेकिन आज तो गोपाल जी ने पूरी रात भूख से तड़पते हुए निकाल दी थी। जब सुबह हुई तो देखा बहू रसोई में नाश्ता बना रही थी। देसी घी के पराठों की सुगंध से गोपाल जी की भूख और भी बढ़ती जा रही थी। बहू ने पति और बच्चों को नाश्ता करा दिया, लेकिन गोपाल जी को अभी सुबह की चाय तक न मिली थी। गोपाल जी बहुत हिम्मत करके बहू के पास रसोई में गए और बोले, बहू मुझे भी चाय नाश्ता दे दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बहू ने पहले तो गोपाल जी को तिरछी निगाह से देखा और फिर एक कप ठंडी चाय उनके हाथों में थमाते हुए बोली, इस चाय को पीकर पूरे घर को साफ कर दो, क्योंकि आज मेरे मायके से मेरे मम्मी और पापा आने वाले हैं। पूरा घर साफ सुथरा कर दो, जरा सी भी देर नहीं होनी चाहिए। बेचारे गोपाल जी बहू की बातों को सुनकर कुछ नहीं बोले और चुपचाप उस ठंडी चाय को ही पी गए। गोपाल जी ने जैसे तैसे वह ठंडी चाय तो पी ली, लेकिन भूख के कारण उनके शरीर से आंतड़ियाँ बाहर आ रही थी। पूरे घर की सफाई करने के बाद गोपाल जी बहू से बोले, बहू अब तो कुछ खाने को दे दो, कल से भूखा हूँ मैं। जो तुम 2 रोटी रात की बासी देकर गई थी वह मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई, वह खाने लायक भी नहीं रही थी। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? झूठ बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती आपको? आप तो इतने भुक्कड़ हो कि वह फर्श पर गिरी हुई रोटी भी आपने नहीं छोड़ी होगी। अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा,
जब तक मेरी मम्मी पापा आकर नाश्ता नहीं कर लेते, कहीं उनका कम ना पड़ जाए। अगर थोड़ा बहुत बचा तो बाद में मिल जाएगा। अब खड़े क्या हो यहाँ पर, जाओ अपने कमरे में और बार बार मेरे मम्मी पापा के सामने बाहर मत आना। अपना यह फटीचर हाल उन्हें मत दिखाना। गोपाल जी बहू की कड़वी बातों को सुनकर अपने कमरे में आकर बैठ गए और सोचने लगे कि अपने बेटे से क्या कहूँ। मेरा बेटा भी बहू का गुलाम है। मैंने क्या क्या नहीं किया अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरा बेटा तो जैसे मुझे भूल ही गया। अपनी औरत के आगे उसे कुछ नहीं दिखाई देता। कभी अपने बूढ़े बाप से नहीं पूछता कि तुमने ठीक से खाया है या नहीं, तुम ठीक हो या नहीं। उल्टा पत्नी के कहने पर मुझ पर ही चिल्लाता रहता है। कैसी नालायक औलाद हमारी किस्मत में लिखी थी। क्या क्या नहीं किया था मैंने इसके लिए, और क्या था मेरे पास। सब कुछ अपनी मेहनत से ही तो खड़ा किया था। अपना खून पसीना बहाकर इस घर को बनाया। धीरे धीरे मेहनत करके अपनी छोटी सी जूतों की दुकान से को बड़ा किया। 12 साल कड़ी मेहनत करने के बाद मैंने उस दुकान को शोरूम में बदल दिया। साथ ही साथ बेटे को बिजनेस की बारीकियां भी सिखाई। अपनी बड़ी बेटी मीरा की शादी की, उसके बाद बेटे की शादी की। घर में बहू आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। अचानक मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई तो बेटे ने मुझे दुकान पर जाने के लिए मना कर दिया और खुद ही दुकान संभालने लगा। उसने पूरी तरह से दुकान पर कब्जा कर लिया था और बहू ने पूरे घर पर अपना राज कर लिया। बहू बेटे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। एक मेरी बेटी थी जिसको मेरी चिंता थी। जब मन करता मुझसे मिलने आ जाया करती, और जब भी मुझसे मिलने आती थी तो कुछ मेरे खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी भाभी मुझे कभी ढंग का खाना नहीं देती। बेटी को भी मजबूरी में शहर जाना पड़ा। जो फ़ोन मेरी बेटी ने दिया था बात करने के लिए, वह भी बहू ने मुझसे छीन लिया। अब तो तिल तिल करके इस घर में जीना पड़ रहा है। कभी बेटे बहू की जिल्लत भरी बातें सुनकर एक कोने में पड़ा रोता रहता हूँ, तो कभी भूख से तड़पता रहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मौत भी तो नहीं आती जो मर ही जाऊँ। गोपाल जी खुद से बातें करते हुए बड़े ही दुखी हो रहे थे कि तभी बहू के मायके वाले भी आ गए। गोपाल जी जल्दी से उठकर अपने कमरे में चले गए, क्योंकि बहू ने उनके सामने आने से मना किया था। उन्हें चाय नाश्ता कराने के बाद बहू हॉल में बैठकर अपने मायके वालों से ज़ोर ज़ोर से हंस के बातें करने लगी। फिर उन्हें खाने में पनीर की सब्जी, चावल, पूरी, रायता और भी ना जाने बहू ने कितने आइटम उनके लिए मेज पर सजा रखे थे। गोपाल जी अपने कमरे की खिड़की से देख रहे थे। देखकर गोपाल जी के मुंह में भी पानी आ रहा था। गोपाल जी बेसब्री से उनके जाने का इंतजार कर रहे थे कि जब वह चले जाएंगे तो बहू मुझे भी खाने को देगी। बहुत देर हो गई, वह लोग नहीं गए। गोपाल जी का पेट भूख के मारे सूख कर कांटा हो गया था। सोचा पानी से ही अपने पेट को शांत कर लूं, लेकिन कमरे में पानी नहीं था। कुछ देर तक तो वह बहू के डर के मारे कमरे से नहीं निकले, लेकिन जब उनसे नहीं रहा गया तो वह धीरे से रसोई में चले गए। बहू की मम्मी उससे बोली, अरे अंजलि, दुकान कैसी चल रही है? मम्मी, दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है। जब से इस बूढ़े का दुकान पर जाना बंद किया है, तब से सब कुछ हम तुम्हारे दामाद के हाथ में ही है। सब कुछ वही संभालते हैं। बुढ़ा तो पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। मैंने काम वाली को भी हटा दिया है। यह बुढ़ा किस काम आएगा? इसी से ही घर के काम करवाती हूँ। अब इस बूढ़े को मुफ्त की रोटी बैठाकर कौन खिलाएगा? गोपाल जी बहू की बातों को सुन रहे थे। उसकी बातें सुनकर गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी दुकान, मेरा घर, सब कुछ मेरी मेहनत का, लेकिन बहू ऐसे कह रही है जैसे मैं उसकी कमाई खा रहा हूँ, जैसे कि मेरी मेहनत का तो इस घर में कुछ भी नहीं है। बेटा भी पत्नी के पास बैठा बैठा हाँ में हाँ मिला रहा है। क्या उसे नहीं पता कि यह सब कुछ खड़ा करने में उसके बाप ने कितना खून पसीना बहाया था, जिसे आज वह अपना बता रहे हैं। वह जैसे ही जग से गिलास में पानी डालने लगे, उनके हाथ से जग छूटकर नीचे गिर गया। बहू भागकर रसोई में आई और गोपाल जी को रसोई में देखकर चिल्लाते हुए बोली, बुड्ढे, मना किया था ना कमरे से बाहर नहीं आना, फिर क्यों आए बाहर? और यह क्या, पूरी रसोई गंदी करके रख दी, फटाफट इसे साफ करो। बहू के पीछे पीछे बेटा भी आ गया और अपने पिता पर चिल्लाते हुए बोला, पिताजी, क्यों मेहमानों के सामने भी हमारी नाक कटवाते हो? एक जगह बैठा नहीं जाता क्या? जब काम नहीं होता है तो रसोई में आकर क्या कर रहे थे?
बहू बेटे की बातें सुनकर गोपाल जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू के मायके वाले भी चले गए। गोपाल जी अपने लिए खाने का इंतजार कर रहे थे कि शायद बहू अब तो कुछ खाने को दे ही देगी। काफ़ी देर हो गई, बहू ने उन्हें कुछ नहीं दिया। बाहर जाकर देखा तो रसोई बंद करके बहू अपने कमरे में लेट गई। गोपाल जी 3 टाइम से भूखे थे। बहुत हिम्मत करके उन्होंने बहू के दरवाजे पर खड़े होकर खाने के लिए आवाज़ लगाई, बेटा भूख लग रही है, अब तो कुछ खाना दे दो, 3 टाइम से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। बहू अंदर से चिल्लाते हुए बोली, इस बुढ़े ने तो जीना हराम कर दिया है। फिर बेटा भी अंदर से चिल्लाते हुए बाहर आया, पिताजी हमें चैन से जीने दोगे आप या नहीं? सुबह मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करा दी और अब थोड़ी देर के लिए हम आराम क्या करने लगे, भूख भूख चिल्लाने लगे आप। चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट जाओ। अगर इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे परेशान हो चुके हैं। बेटे की ऐसी बातें सुनकर गोपाल जी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। इस घर में काम करके भूखे रहने से तो अच्छा है इस घर से ही निकल जाऊं। कम से कम बाहर किसी की जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ेगी। गोपाल जी ने अपनी चारपाई से अंगोछा उठाया और अपने सर पर बांध लिया। उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे पड़े थे उन्हें लेकर वह चिलचिलाती धूप में घर से निकल गए। जब वह घर से जा रहे थे तो बेटा और बहू दोनों वहीं खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। गोपाल जी ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर गिने तो सारे पैसों को मिलाकर उनके पास 800 रुपये थे। सबसे पहले उन्होंने एक चाय की दुकान पर चाय के साथ 2 समोसे खाकर अपने पेट की भूख शांत की। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अपने बचे हुए पैसों से कुछ काम करूं। गोपाल जी हमेशा से ही एक सफल व्यापारी रहे थे। अपने हाथ में पैसे लेकर दिमाग लगाते हैं कि इन पैसों का वह क्या कर सकते हैं जो 4 पैसे उन्हें ऊपर के बच जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपने बचे हुए पैसों से कचरी के कुछ पैकेट खरीदे और वहीं थोड़ी दूर स्टेशन पर उन कचरियों के पैकेट को बेचने लगे। शाम तक उनके सारे कचरी के बिक जाते और उन्हें 100 रुपये का मुनाफा भी हो जाता। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। गोपाल जी ने रेलवे स्टेशन पर ही अपना बसेरा बना लिया था। इस बीच बेटे बहू ने गोपाल जी की कोई खोज खबर नहीं ली। उनके लिए तो अच्छा ही था कि चलो इस बुढ़े से तो पीछा छुटा। गोपाल जी दिन भर रेलवे स्टेशन पर कचरी बेचते और जो कुछ पैसे आते उनसे अपना पेट भरते। एक दिन रोज की तरह गोपाल जी रेलवे स्टेशन पर बैठकर कचरी बेच रहे थे। उधर आज उनकी बेटी मीरा भी कई महीनों बाद अपने पिता से मिलने के लिए अपने बच्चों के साथ रेल में बैठकर मायके आ रही थी। उसके पति को कुछ ज़रूरी काम था तो इसलिए वो नहीं आया था। जब मीरा रेलवे स्टेशन पर उतरकर थोड़ी दूर चली तो उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके पिताजी एक टोकरी में कचरी के कुछ पैकेट रखकर बेच रहे थे। वह एकटक अपने पिताजी को देखती ही रह गई। मीरा उनके पास आई और बैठकर बोली, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतने दिन बाद अपनी बेटी को देखकर गोपाल जी की आंखों में चमक आ गई और उसी चमक के साथ उनकी आंखों से आंसू भी आ गए। गोपाल जी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा जब तेरे भाई भाभी ने मुझे 2 वक्त की रोटी से भी तरसा दिया तो मैं क्या करता? तेरे भाई ने तो साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। रोज़ जिल्लत भरी ज़िंदगी उस घर में मैं जी रहा था। उस घर से तो अच्छा बेटा यह रेलवे स्टेशन है, कम से कम मैं अपना पेट तो भर लेता हूँ यहाँ पर। नहीं पिताजी, आपकी उम्र यह काम करने की नहीं है और ना ही आपकी जगह इस रेलवे स्टेशन पर है। आपका सब कुछ है, घर दुकान सब कुछ आपकी तो है, फिर आप ऐसी ज़िंदगी क्यों जियोगे? आप मेरे साथ अभी के अभी घर चलिए। मीरा अपने पिता को लेकर घर पहुंच गई और अपने भाई से बोली, वाह, बुढ़ापे में पिता रेलवे स्टेशन पर कचरी बेच रहा है और बेटा बहू घर में पैर फैलाकर आराम से सो रहे हैं। उस घर में जिसे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी घर में पिताजी के लिए 2 रोटी और रहने के लिए जगह नहीं है। मीरा की बात सुनकर उसकी भाभी तमक कर बोली, दीदी यह हमारे घर का मामला है, आप इसमें टांग ना अड़ाए तो ही बेहतर है। नहीं भाभी, ये तुम्हारे घर का मामला नहीं है, यह मेरे बूढ़े पिता का मामला है।
जिसके लिए मैं कोई भी कदम उठा सकती हूँ। दीदी, अगर आपको पिताजी की इतनी चिंता है तो आप अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाती? अजय बड़े ही जोश में बोला। मीरा बोली, ठीक है, तुम्हारी ही इच्छा पूरी कर देती हूँ। मैं पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों को जेल भेजने के बाद, क्योंकि अब मैं पिताजी को लेकर पुलिस थाने जा रही हूँ तुम्हारी शिकायत दर्ज करने के लिए कि तुमने पिताजी के घर और दुकान पर कब्जा कर लिया और इन्हें घर से बेघर कर दिया है। 2 वक्त के खाने से भी तुमने इन्हें तरसा दिया था। चलो पिताजी, मेरे साथ पुलिस थाने। मीरा की बात सुनकर उसके भैया भाभी के रोंगटे खड़े हो गए। बात को बिगड़ता देख दोनों मीरा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मीरा दीदी, माफ़ कर दो हमें, पुलिस स्टेशन मत जाओ पिताजी को लेकर। पिताजी हमारी जिम्मेदारी है, हम उन्हें अब बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, उन्हें समय से खाना देंगे, उन्हें किसी भी चीज़ से नहीं तरसाएंगे। ये घर और दुकान भी उनके ही है, जैसा वे चाहेंगे वैसा ही होगा। बस आप पुलिस थाने मत जाइए। बेटे बहू के पसीने छूट रहे थे। फिर दोनों गोपाल जी से भी माफ़ी मांगने लगे। पिताजी, हम अपने किए पर शर्मिंदा है, हमें माफ़ कर दीजिए। अब कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करेंगे। दोनों गोपाल जी के पैरों में नाक रगड़ने लगे। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों की हवा टाइट हो गई थी। कई बार माफ़ी मांगने के बाद गोपाल जी ने बेटे बहू को माफ़ कर दिया था, क्योंकि ना तो उन्हें घर चाहिए था और ना ही दुकान। उन्हें तो सिर्फ अपने घर में आत्मसम्मान की 2 रोटी और 2 मीठे बोल चाहिए थे। मीरा ने अपने भैया भाभी को सख्त से सख्त चेतावनी दी कि अगर फिर कभी आगे से पिताजी के साथ कुछ भी गलत किया या उन्हें किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाया तो वह उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, सीधा उन्हें जेल की चक्की पिसवा देगी। आज मीरा द्वारा उठाए गए खतरनाक कदम से ही उसके भैया भाभी लाइन पर आ गए थे। अब बेटा और बहू दोनों गोपाल जी का खूब ध्यान रखने लगे थे। अब जो बहू गोपाल जी को बुढ़ा बुढ़ा कहकर पुकारती थी, अब उसकी जीभ पिताजी पिताजी कहते हुए नहीं थकती थी। समय से पहले बहू उनका खाना टेबल पर लगा देती थी और वह भी ताज़ा बना हुआ। बेटा भी गोपाल जी के इर्द गिर्द घूमता रहता उनकी खातिर पानी करने के लिए। अब गोपाल जी घर का कोई काम नहीं करते थे। आज वो अपने घर में खुलकर सांस लेते हैं और 2 रोटी पूरे आत्मसम्मान के साथ खाते हैं। मीरा भी कुछ दिन अपने पिताजी के साथ रही और फिर वापस अपने शहर चली गई। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद।